शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ जूझ, जिसको लिखा है आनंद यादव ने। पाठ को पढ़ें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक, कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ को। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके साथ वसंत पाटिल नाम का भी एक लड़का पढ़ता था, जो शारीरिक दृष्टिकोण से दुबला पतला था किंतु मानसिक रूप से बहुत ही होशियार था। और जो भी सवाल उससे पूछे जाते थे उन सभी सवालों के जवाब हमेशा सही ही वह देता था। उसका स्वभाव शांत था, हमेशा पढ़ने में वह लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। लेखक को ऐसा अनुमान था कि शायद वह घर में अच्छी तरह से तैयारी करता था और उसके बाद आकर उसका जवाब देता था। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था, क्योंकि वह इतना अच्छा पढ़ता था कि दूसरों के भी जो सवाल थे उनके जांच कर लेता था। इसीलिए मास्टर जी ने खुश होकर उसको कक्षा में मॉनिटर बना दिया था, अर्थात कक्षा नायक की पदवी दे रखी थी। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। लेखक आगे बता रहे हैं कि वह लड़का काफ़ी जानता था, इसीलिए पहले बेंच पे ही वह बैठता था जहाँ पर मास्टर जी बैठते थे, उन्हीं के सानिध्य में वह भी बैठता था। और कक्षा में उसका काफ़ी सम्मान था, अर्थात प्रत्येक लड़के उसको सम्मान भरी नज़रों से देखते थे। मुझे यह लड़का मेरी ही अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। लेखक कहते हैं कि वह जो वसंत पाटिल नाम का लड़का था उनकी तुलना में उन्हें छोटा लगता था। हालांकि वह 5वीं में पढ़ रहे थे, लेकिन अगर वो पहले से पढ़ रहे होते तो उससे आगे की कक्षा में पढ़ते, परंतु उनको 5वीं में पढ़ना पड़ा है, अर्थात गलती से वे पिछड़ गए हैं। वह सोचते हैं कि मास्टर जी को वह जो मॉनिटरी है, अर्थात कक्षा नायक की पदवी है, लेखक को सौंपनी चाहिए। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। फिर लेखक सोचने लगते थे कि मेरे पास पढ़ने के लिए मात्र 2 ही महीने बाकी हैं। इन 2 महीने में 5वीं की पूरी तरह से तैयारी करनी होगी ताकि मैं अच्छी तरह से पास हो सकूं। मुझे अन्य कामों में लगना या दंगा करना तथा पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, अर्थात उचित नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। लेखक सोचते हैं कि मैं इस कक्षा में ऊपरी हूँ, अर्थात केवल पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे इस बात का भान होना चाहिए, मुझे भूलना नहीं चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा, क्योंकि यही सब वजह था जिसके कारण लेखक का ध्यान पढ़ाई की ओर निरंतर ही लगा रहता था और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा तथा वसंत पाटिल के जैसे वो भी पढ़ाई करने लगे। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए थे। लेखक ने अपने किताबों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से जो अखबार आते हैं उन अखबारों का एक जिल्द चढ़ा दिया था। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। वे अपने बस्ते को भी अब व्यवस्थित रखने लगे थे और निरंतर कुछ न कुछ पढ़ाई में ही लगे रहते थे। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया
तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। लेखक बता रहे हैं कि वह जो बसंत पाटिल नाम का लड़का है, यदि उसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसे शाबाशी दी जाती थी, तो दूसरे दिन लेखक भी वैसा ही काम करने लग जाते थे। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। चूँकि लेखक पढ़ने में अपना मन लगा रहे थे और मन की एकाग्रता हो गई थी, इसीलिए गणित जैसे कठिन विषय भी उनके समझ में आने लगा था और उसके सवाल सही सही जवाब देने लगे थे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। लेखक बता रहे हैं कि वसंत पाटिल की भांति वो भी दूसरे लड़कों के सवाल हल करने लगे थे। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। लेखक बताते हैं कि वसंत पटेल के साथ उनकी दोस्ती भी काफ़ी जम गई थी तथा एक दूसरे की मदद करके वो तरह तरह के कार्य भी करने लगे थे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टर के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। लेखक बताते हैं कि शुरू में विद्यालय जाने के प्रति उनके मन में अच्छी आस्था नहीं थी। अब वह विश्वास स्थापित हो गया है, क्योंकि मास्टर भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करने लगे हैं और वसंत पटेल से उनकी दोस्ती भी बहुत ही अच्छी हो गई है। नवा संदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पर संदलगेकर नामक कोई मास्टर भी हैं जो मराठी भाषा पढ़ाने के लिए आते थे, और जब वह पढ़ाने लगते थे तो पढ़ाई में इस प्रकार से रम जाते थे, अर्थात तन्मय हो जाते थे कि उनको अपना ही भान नहीं रहता। विशेष करके जब वो कविता को पढ़ाते थे तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने लगते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल, उनके पास सुरीला गला तो थी ही, और छंद की जो चाल है उन चालों का भी बढ़िया ज्ञान था उनको, और उसके साथ ही रसिकता थी, अर्थात बच्चों को रसाने के लायक काबिल भी उनमें था। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, अर्थात मराठी की कई कविताएं उनको तो आती थी, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो, साथ ही साथ अंग्रेजी की कविताएं भी उनको कंठस्थ अर्थात मुँह जुबानी याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे, अर्थात कई छंद ऐसे थे जिनके लय, गति और ताल भी उनको मालूम था। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। सर्वप्रथम वह गा करके सुना देते थे, फिर बैठ करके ही सही वह नाटक के साथ हाव भाव ग्रहण कराने लगते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। कोई अन्य कवि भी हैं तो उनके भी कविता को वह सुना करके दिखा देते थे। बीच में कवि यशवंत, भा भ बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते, अर्थात और जो कवि हैं उन कवियों के साथ उनका जो मेल मिलाप हुआ था उनके संस्मरण को सुनाते थे, अर्थात उनके साथ में संस्मरण कहने पर जो पुरानी बातें होती हैं उन बातों को याद करके सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे, अर्थात उन्हें भी कविता रचने की सामर्थ्य प्राप्त थी। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते थे। अगर उनको याद आ जाता था कि उन्होंने भी कुछ कविताएं लिखी है तो उनको भी वो सुना देते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान नहीं रहता था। लेखक बता रहे हैं कि जब वो मास्टर जी की कविता सुनते थे या फिर अनुभव करते थे तो अपने आप का भान नहीं रहता है, अर्थात उनको आभास ही नहीं रहता था।
मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। लेखक बताते हैं कि अपने आँखों, कानों और प्राणों को सारी शक्ति के साथ में दम रोककर अर्थात तन्मय होकर मास्टर जी की जो कविताएं हैं उनको हाव भाव, ध्वनि, गति और चाल के साथ ही रस पीता था, अर्थात मानो उसको आत्मसात कर लेता था। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा।